नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और एशिया की दो प्रमुख शक्तियां। याद कीजिए, साल 2019 का अंतिम महीना और साल 2020 की शुरुआत, जब पूरी दुनिया में कोविड नाम की एक महामारी आई। एक ऐसी महामारी जिसने करोड़ों जिंदगियां छीन ली। बात करें भारत की, तो भारत में भी लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आए। इस बीमारी को लेकर कहा जाता है कि ये बीमारी चीन के वुहान शहर से पनपी। फिर क्या था, देखते ही देखते ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई और फिर भारत और चीन के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। इसी बीच साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को गहरे संकट में डाल दिया। इसके बाद भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, निवेश के नियम सख्त किए और रणनीतिक क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की भागीदारी सीमित कर दी। इसके बावजूद एक दिलचस्प तथ्य ये रहा कि राजनीतिक तनाव के बीच भी दोनों देशों का व्यापार लगातार बढ़ता रहा। चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। हालांकि व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है और भारत का व्यापार घाटा लगातार चिंता का विषय रहा है। अब अगर दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से सामान्य होने की दिशा में कदम बढ़ते हैं, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली, वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव। दूसरी, दोनों देशों की आर्थिक जरूरतें। और तीसरी, दुनिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरण, जहां सहयोग और प्रतिस्पर्धा साथ साथ चल रहे हैं। आज हम भारत और चीन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत और चीन ने लिपुलेख, शिप्की ला और नाथू ला के जरिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने की दिशा में पहले के समझौते पर अमल तेज कर दिया है। तीनों ही दरों से ये ट्रेड 1 अगस्त से शुरू होगा। भारत के विदेश मंत्रालय का मानना है कि सीमा पार व्यापार की बहाली दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और आर्थिक सहयोग को नई गति देने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। पहले आप भारत के विदेश मंत्रालय को सुनिए कि उन्होंने भारत चीन व्यापार को लेकर क्या कुछ कहा है। Foreign Secretary paid an official visit to China from 27 to 28th of July. He started his official engagements in Beijing with his meeting with His Excellency Sun Haiyan, the Vice Minister of the International Department of the Central Committee of the Communist Party of China. They discussed ways to deepen implementation of the guidance of the two leaders for bilateral relations. Thereafter, Foreign Secretary met with his counterpart, His Excellency Mr. Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China. Both sides discussed bilateral relations in its entirety and discussed means of advancing the vision of the two leaders that India and China are partners and development opportunities for each other, including through mutually beneficial outcomes across trade and economic ties, culture and people-to-people exchanges. Both sides acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Foreign Secretary also had a meeting with His Excellency Mr. Hong Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference. And today, 28th, Foreign Secretary met with Mr. Li Wengtang, His Excellency Mr. Li Wengtang, Vice President of the Central Party School, which is the National Academy of Governance of the Communist Party of China. Both sides discussed he was briefed on the contributions and of the significance of the school, and both sides discussed as to what are the areas or possible opportunities where the two sides could cooperate. So that was an update on Foreign Secretary's visit for you. तो भारत चीन के बीच जिस तरीके से अभी अब बिजनेस फिर से स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर आपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुना। इधर सिक्किम के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कर्मा डी यत्सो का कहना है कि हमने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और इसको लेकर आगे क्या कुछ कहा है, आप उन्हें भी सुनिए। We are resuming the border trade through Nathula in Sikkim, Indo-China border trade from 1st of August 2026. So this trade we are resuming after a span of 6 years after it had closed after the COVID pandemic. So as far as the arrangements are concerned, the preparedness is concerned, we started preparing quite early actually when we got the letter from the Ministry of External Affairs.
when it was communicated that the trade would be starting in the next trading season, that is from usually it starts from May 2 and it goes till 30th of November. So we thought we would take stock of things. We took the inspection and we came to know that the infrastructure at Nathula, where we have the ICP, the integrated check post, that was in very bad shape because of the harsh weather conditions as well as the time that has elapsed in the meantime. So that has been put in place. Now the other thing that the security aspect is concerned, normally as per the SOP, so it is the duty of the ITBP. तो अपने भारत और चीन के बीच जिस तरीके से व्यापार फिर से 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसको लेकर आपने अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को सुना और सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग जो डिपार्टमेंट है उनके सचिव को भी सुना। उन्होंने साफ कहा कि इस बिजनेस को लेकर पहले से ही तैयारी शुरू हो चुकी थी और अब 1 अगस्त से इस पर हरी झंडी लगने वाली है और 1 अगस्त से कई जो भारत के जो 3 जो ट्रेड जो दर्रे निश्चित किए गए हैं, जो इन्हें चुना गया है, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि वो कौन से दर्रे हैं, वो कौन से ट्रेड के जो सेट किया गया है। देखिए, सबसे पहले सिक्किम का नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम के सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शिपकी ला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है और तीसरा हम बात करें जो तीसरा दर्रा है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के लिपुलेखा दर्रा ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। ये जो तीनों जो दर्रे हैं, इन्हीं तीनों दर्रे के माध्यम से भारत और चाइना के बीच जो है वो 1 अगस्त से फिर से व्यापार शुरू हो जाएगा। इस पर क्या कुछ इससे इस व्यापार के शुरू होने से भारत को कितना फ़ायदा होगा, चाइना को कितना फ़ायदा होगा, इन हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी एक गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष सामने आएगा वो बातचीत के बाद हम पता लगाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच जो फैसला, जो दोनों देशों के बीच जो प्रस्ताव पास हुआ है, दोनों के बीच जो फैसला लिया गया है कि दोनों के बीच जिस तरीके से लंबे समय से तल्खी देखी जा रही थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच जो सहयोग है, आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो भारत और चाइना को लेकर, रिश्ते को लेकर क्या कुछ पहलू नजर आ रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश पाठक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। सर्वेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद आकाश जी। जी सर्वेश जी, देखिए, जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच रिश्तों के को तो आप भी जानते होंगे, जैसा कि जब हमारे भारत में कोरोना की महामारी आई थी तब से भारत और चाइना के बीच लगातार तल्खी देखी जा रही थी। लेकिन अब 6 साल के बाद ये फैसला लिया गया है कि भारत के जो 3 दर्रे हैं वहां से अब भारत और चाइना के बीच जो व्यापार है वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, ये जो व्यापार है 6 साल बाद पुनः शुरू हो रहा है। देखिए, 2 देशों के बीच में व्यापार होता है और अच्छे के लिए होता है, दोनों देश की समृद्धि के लिए होता है। लेकिन चाइना हमारा जिस तरीके का पार्टनर रहा है वो हमारा नंबर 1 दुश्मन देश है। लेकिन देखिए, यूएस के साथ भी चाइना की पटती नहीं है, फिर भी यूएस चाइना के साथ व्यापार करता है। और हमारा जो व्यापार है, इन 6 सालों में हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 85 अरब डॉलर अब बस रह गया है। इससे पहले 100 अरब डॉलर से ऊपर था हमारा ट्रेड डेफिसिट, लेकिन हमने उसको कम किया है। ये अगर हमें चाइना को टैकल करना है तो इसमें हमें और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देखिए, हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, अत्याधुनिक मशीनरी हो गई, और फिर जो मैन्युफैक्चरिंग, दवा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको एपीआई बोलते हैं, वो हम मंगवाते हैं। ये चीजों पे अगर हम अपनी आत्मनिर्भरता बनाएंगे तो हम चाइना को कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे। अभी देखिए, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, पहले हम अपने यहाँ असेंबलिंग करते थे, अब हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ गए हैं। यूएस में जितने भी स्मार्टफोन जा रहे हैं वो भारत से जा रहा है, चाइना पे उसने अपनी निर्भरता कम कर दी है।
तो हम चाइना को तभी हरा सकते हैं जब हमारा ये ट्रेड डेफिसिट कम होगा। अगर एज अ इंडियन मानिए तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि चाइना के साथ फिर से ये जो रास्ते हैं खुले, जो 3 रास्ते हैं, नाथुला हो गया, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का हो गया और उत्तराखंड वाला, मेरा मानना है कि नहीं खुलना चाहिए। जो हम अगर कुछ दिन और वो कर ले, स्ट्रगल करे, 1 दशक स्ट्रगल करे, अपने देश में वो चीजें सब डेवलप करे, और जो कुछ चीजें जिस तरीके से 6 साल बंद था, चल रहा था, वैसे ही चलने दे। लेकिन चूंकि चाइना जो है ब्रिक्स का भी एक पार्ट है, और हम जो है चाइना को टैकल करने के लिए क्वाड में भी हैं, तो ब्रिक्स में और एससीओ में भी है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हम हैं। तो चाइना को टैकल करना हमें बहुत जरूरी है। उसके लिए शायद ये जो रूट है उसको पुनः खोला जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार अब वो भारत सरकार नहीं रही है, अब वो अपना हित भी, व्यापारिक हित भी देखती है। तो चाइना के जो मार्केट कुछ मामलों में बंद पड़े हैं, उनको पे भी दबाव डाल के या फिर निगोशिएशन करके उसको उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करवाना बहुत जरूरी है। सर, अगर हम बिजनेस देखें भारत में, तो चाइना का कहीं ना कहीं दबदबा भारत में बहुत ज़्यादा है, और कहा जाता है कि भारत और चाइना के बीच जो बिजनेस है, भारत को घाटा ज़्यादा होता है और चाइना को फायदा होता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, मैंने अभी शुरुआती में ही बोला था कि ट्रेड डेफिसिट जो हम चाइना से व्यापार करते हैं, चाइना को 150 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार होता है, और हम उसके बदले में बहुत कम 100 के आसपास कर पाते हैं, उससे भी कम। तो हमारा ट्रेड डिफिसिट, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है 85 अरब डॉलर है, अमेरिकी डॉलर का है। तो इस चीज को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इस चीज को कम करने के लिए हमें जो है असंतुलन जो है, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें अपने घर में जो आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भर भारत की ओर जो हम बढ़े हैं, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री को आगे लाना पड़ेगा। इसके लिए जो होता है, जो कि इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सेटअप किया जाए, भारत सरकार उसके लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है और समय समय पे काम भी कर रही है। अभी देखिए, करोड़ों का निवेश जो है इसमें, क्या बोलते हैं आपको, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग में किया है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना आगे था, लेकिन अब हम उसमें आत्मनिर्भर बनने के दिशा में हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, 6 साल बंद रहा था व्यापार, हमने उस अपने जो व्यापार घाटा है उसको 85 अरब डॉलर किया है। आगे देखिए, आने वाले समय में ये जो घाटा है, व्यापार घाटा, इसको हम और वो कर लेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत सरकार वचनबद्ध है इसके लिए। सर्वेश जी, आपने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, तो कोविड महामारी के बाद और 2020 में जो गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद भारत और चाइना के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो जो भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर चल रही है, तो इस संकल्प के साथ अगर भारत सरकार जा रही है तो निर्भरता कितनी कम हुई है सर चाइना से? देखिए, निर्भरता बहुत हद तक कम हुई है। मैंने अभी आपको कैसे बोला कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, हर चीज को बनाने में चिप की लगती है। हम इसरो जो हमारा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो अग्रणी भूमिका निभाता है। नासा के बाद हमारा इसरो ही आता है, और कुछ कुछ क्षेत्र में तो नासा को भी हमने बैक कर दिया है। तो वहां पे हर चीज को बनाने में चिप का इस्तेमाल होता है। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। उसी के साथ हम पहले स्मार्टफोन असेंबल करते थे, अब हम एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चेन्नई के प्लांट में। और अमेरिका में जितने भी स्मार्टफोन एप्पल के डिवाइस जा रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जा रहे हैं। तो उसी तरीके से अभी हम नहीं कि ये एक भविष्यवाणी कर सकते कि बहुत जल्द हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। हमें अभी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और सरकार के लेवल पे, साथ ही साथ हम आम जन के लेवल पे भी हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
तभी जाके हम चाइना के जो ट्रेड डेफिसिट है और चाइना से मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि देखिए 6 साल हमने इन व्यापार के रास्तों को बंद रखा, दूसरे वे में हम वहां से कर रहे थे व्यापार। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो चाइना पे अपनी आत्मनिर्भरता बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सर, भारत और चाइना के बीच अगर फिर से व्यापार होता है तो चाइना को कितना फायदा होगा सर भारत से? देखिए चाइना को फायदा ही फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि एज ए इंडियन, एज ये एक भारतीय सनातनी और राष्ट्रवादी पत्रकार होने के कारण मैं नहीं चाहता कि ये रास्ते खुले। लेकिन चूंकि अब जो है हम अपने में सिमट के नहीं रह सकते हैं। हमें ट्रेड, अगर हम यहाँ पे चाइनीज कंपनी आ रही है तो हमारी इंडियन कंपनी, जैसे देखिए इन्फोसिस चाइना में है, उसके बाद आपका टाटा सन्स है चाइना में, तो ऐसी सारी बहुत सारी कंपनियां हैं वहां पे। तो चाइना को फायदा होगा भारत के मुकाबले ज्यादा, लेकिन हम भी इस व्यापार से हम भी लाभान्वित होंगे और हम नए आयाम को देखेंगे। अभी देखिए भारत सरकार डिफरेंट कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ हुआ। अभी हमारे प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गए थे, वहां जाने से पहले हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ कर लिया। कनाडा से बातचीत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से बातचीत चल रही है, अमेरिका से भी ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं और अमेरिका चाहता भी है कि चाइना को टैकल किया जाए। तो अभी जो भी अभी आप देख लीजिए भारत के साथ चाइना का संबंध है, वो अपर हैंड पे है चाइना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो स्थिति है वो कुछ नीचे है, ये हम मान के चल सकते हैं और आने वाले समय में भी 5 सालों में भी हम नीचे ही रहेंगे। लेकिन अगला दशक हमारा होगा, भारत वर्ष का होगा। क्योंकि देखिए कुछ भी करने से पहले ग्राउंड तैयार किया जाता है। भारत सरकार ने ग्राउंड तैयार कर दिया है, धीरे धीरे इंडस्ट्री यहाँ पे पनप रही है। देखिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पहले की जो सरकारें होती थी वो केवल चेक साइन करती थी, बाहर से खरीद के मंगवाती थी। हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता है। बिहार में जो जूता बनता है वो रशियन सैनिक पहन के यूक्रेन में लड़ाई कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये अभी हो रहा था? नहीं हो रहा था। अब हमारे यहाँ के जो AK-47 और बाकी के जो गन बन रहे हैं वो बाहर भी जा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमने जो रसिया के कोलेब्रेशन से बनाया वो हम फिलीपींस को बेच चुके हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, इस सब से बातचीत चल रही है हमारी। तो हम चाइना के साथ व्यापार में हम पीछे हैं, चाइना हमसे बहुत आगे है। आई मीन की फायदा उसको बहुत हो रहा है, लेकिन इस फायदे को हम डे बाय डे कम करेंगे क्योंकि हम अपने यहाँ इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। सर, अगर हम मान ले कि हम चाइना से कोई सहयोग ना ले, अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर ले, भारत की विदेश नीति की बात कर ले, तो क्या भारत के पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त मैन पावर है कि हम बिना चाइना से सहयोग लिए भारत विकास की दौड़ में शामिल हो सकता है? देखिए अभी तो हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, अभी तो नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ इंडस्ट्री, मैंने आपको क्या कहा कि हम दवा बनाने में अग्रणी है। देखिए हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है चाइना के साथ 151.1 अरब डॉलर का है। भारत का चीन को निर्यात जो होता है वो 19.47 अरब डॉलर का होता है और भारत का चीन से जो आयात है वो 131.63 अरब डॉलर का है। ये जो ट्रेड डेफिसिट है 112 अरब डॉलर का, इसको हमको कम करना है। इसको कम करने के लिए हमें अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा और ये समय लगेगा, लेकिन ये जरूर होगा। मैंने आपको बताया ना कि आप जैसे हम दवा मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी है। अमेरिका का जितना मेडिसिन होता है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही आता है। चाइना से रॉ मटेरियल सस्ते भी होते हैं, तो हमें कुछ अगर हम महंगे रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो फिर दवाएं जो है महंगी हो जाएंगी, वर्ल्ड लेवल पे महंगी हो जाएगी और हमारे यहाँ जो जेनेरिक मेडिसिन मिलती है उस जेनेरिक मेडिसिन को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। मैन्युफैक्चर तो कर पाएंगे लेकिन वो महंगा हो जाएगा, तो फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी हम कुछ हद तक हम चाइना को नकार नहीं सकते, हमें उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड उस पर डिपेंड हो गया है। तो अगले आने वाले दशक में, मान लीजिए मैं 2034 की बात करता हूँ, 34 नहीं उससे पहले 30-31 तक
अगर हम इसी गति से चलते रहें, अपने यहाँ इंडस्ट्री विकसित करते रहें, चाइना को टक्कर देते रहें, तो ये जो 121 अरब डॉलर का जो हमारा व्यापार घाटा है चाइना के साथ, उसको हम बहुत हद तक कम कर लेंगे और चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म करेंगे। चलिए, अगर भारत सरकार लगी रहती है, धीरे धीरे इस पर काम करती है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में चाइना को टक्कर दे सकती है। सर, हम एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि अगर भारत और चाइना के बीच अगर व्यापार फिर से शुरू होता है तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार संबंध है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी देखिए ट्रंप जो थे पूरे दलबल के साथ चाइना गए थे, एलॉन मस्क भी थे उसमें, लेकिन क्या हम गुस्सा हुए? नहीं हुए भाई। द्विपक्षीय व्यापार होता है। अभी देखिए ट्रंप के तरफ से ये टैरिफ वो टैरिफ, हमने खुल के विरोध किया। हमने कहा कि हमें जिससे मन होगा हम उस कंट्री से ऑयल खरीदेंगे। हमारा देश का जो एनर्जी सिक्योरिटी है और हमारे देश के नागरिकों का हित जिसमें होगा वहां से हम व्यापार करेंगे। तो अमेरिका का इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद भी इतना चीज होने के बावजूद भी उसमें चाइना पे भी टैरिफ लगाया, बाद में सारा विड्रॉ किया, तो वो भी तो व्यापार कर रहा है, क्योंकि डिपेंडेंसी बन गई है। अमेरिकन अपनी इंडस्ट्री को उठा के चाइना फेंक दिए। क्यों? कि मैन्युफैक्चरिंग जितना कूड़ा कचरा होगा वहां पे होगा, पॉल्यूशन वहां फैलेगा, हमारे यहाँ नहीं फैले। तो इसके कारण पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी चाइना पे पड़ गई है और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है, भारत भी भुगत रहा है। चलिए सर्वेश जी, उम्मीद करेंगे भारत सरकार जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर चल रही है, उम्मीद करते हैं और आत्मनिर्भर भारत के साथ अगर इसी तरह बढ़ती रहेगी तो अगले दशक में हम उम्मीद करेंगे कि भारत जो है चाइना को वो टक्कर दे पाएगी। फिलहाल सर्वेश जी, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर भारत और चाइना के बीच सीमा पर तनाव और राजनीतिक मतभेद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों देश आर्थिक सहयोग के रास्ते भी खुले रखना चाहते हैं। लिपुलेख, शिपकीला और नाथूला के जरिए सीमा व्यापार की बहाली इसी दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। अगर ये पहल सफल रहती है तो इससे न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया को भी मजबूती मिल सकती है। हालांकि आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आर्थिक सहयोग दोनों देशों के व्यापक संबंधों में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला पाता है या फिर सीमा विवाद और व्यापारिक सहयोग साथ साथ चलते रहेंगे। फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।